हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5th के टॉपिक लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ड्री अर्थात धुलाई। धुलाई का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से हम कपड़ों को साफ़ करते हैं। अब देखिए, हम हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो कपड़े पहनते हैं तो ये पसीने से, गंदगी लगने से, धूल मिट्टी से, सभी से गंदे हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को पुनः धोना पड़ता है ताकि हम इन्हें वापस से पहन सकें, इन कपड़ों का उपयोग कर सकें। अब जो कपड़े होते हैं इन्हें धोने के लिए हमें काफ़ी उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कपड़े को धोने की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसे पानी में भिगोने से लेकर के उस पर साबुन लगाने के पश्चात उसे थोड़ा रगड़ने के लिए, उसे खंगालने के लिए, उसे सुखाने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें स्थान की और इक्विपमेंट्स की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब आजकल, पुराने टाइम में तो क्योंकि लोगों के पास में बहुत खुली जगह होती थी और धूप भी अच्छी आती थी तो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम पे बहुत लिमिटेड प्रकार के रेशो से कपड़े बनते थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रख रखाव की ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। लेकिन आज इस टाइम पे टेक्सटाइल्स ने इतनी उन्नति कर ली है कि नए नए विभिन्न प्रकार के रेशे, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और नई नई किस्म के बनने लगे हैं, जिसकी वजह से इनकी धुलाई से लेकर के रख रखाव हर चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। तो हमें इसकी धुलाई से लेकर इसे स्टोर करने तक इनका बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसी के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, धुलाई कला में काम आने वाले जो उपकरण होते हैं वो बस 4 प्रकार से हमें उनका ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है उपकरणों के ऊपर कि वस्त्र भिगोने से लेकर के धोने तक जो भी संबंधित उपकरण है उनके बारे में। दूसरा है धुले हुए वस्त्र को सुखाने के संबंधित उपकरण। तीसरा है वस्त्र पर इस्त्री करने से संबंधित उपकरण। और चौथा है संचयन संबंधी उपकरण अर्थात स्टोरेज के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वस्त्र भिगोने तथा धोने से संबंधित उपकरण कौन कौन से होते हैं। इसमें बहुत सारे उपकरण आते हैं, जिसमें पहला है संग्रह करने की थैली या टोकरी। अर्थात जब हम कपड़े गंदे होते हैं तो उन्हें आजकल लॉन्ड्री बैग्स का बहुत ट्रेंड चला है, तो लॉन्ड्री बैग्स का या क्लोथ बास्केट भी इसे कहा जाता है, जिसमें सभी गंदे वस्त्रों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे जब हम कपड़े धोना शुरू करते हैं तो हम कोई भी गंदा कपड़ा मिस नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। लॉन्ड्री बैग में इकट्ठा करने से वस्त्र इधर उधर फैले भी नहीं रहते हैं। दूसरा है टब एवं बाल्टियाँ। टब और बाल्टियाँ धुलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण या अति आवश्यक उपकरण होते हैं। ये आपको सभी लोगों के पास मिल जाएंगे, क्योंकि वस्त्र को भिगोने के लिए, धोने के लिए, उन पर कलफ लगाने के लिए, ब्लू लगाने के लिए, स्टार्च लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें टब और बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो बहुत तरीके के मिल जाते हैं, जैसे लोहे की, स्टील की, प्लास्टिक की, बहुत तरीके की मिलती है। लेकिन इन सब में प्लास्टिक सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में किसी भी तरह से रस्ट नहीं लगता है, इसलिए। नेक्स्ट है सिंक एवं ड्रेनिंग बोर्ड। जो लोग खड़े रह करके कपड़े धोना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं उनके लिए सिंक प्रेफरेबल रहता है। सिंक जो होता है उसकी स्थिति, आकृति, ऊंचाई जो होती है वो धुलाई के लिए बहुत ही ठीक रहती है और उसमें पानी निकलने की भी सुविधा होती है। तो लोग पहले उसकी उसे का ड्रेनेज बंद करके उसमें पानी भर देते हैं और फिर उसके अंदर डिटर्जेंट और सोप डाल करके कपड़ों को फुला देते हैं और उसके बाद उन्हें रगड़ करके उसी में धो दिया जाता है। नेक्स्ट है मग। जो मग होते हैं ये बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ होती है, जैसे कि बाल्टी, टब, इन सब में से पानी निकालने, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए मग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूजुअली हमें हैंडल वाले मग्स का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पकड़ने में बहुत ही आसानी रहती है। नेक्स्ट है बाउल्स। जो बाउल्स होती हैं इनका बहुत ही, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि देखिए स्टील की, तांबे की, कांसे, पीतल, प्लास्टिक, एनिमल, किसी भी मटेरियल की हमारे को बाउल्स मिल सकती हैं। ये सभी जैसे डिटर्जेंट घोलने के लिए, नील घोलने के लिए, स्टार्च घोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका यूज़ उसके लिए किया जाता है। कई बार हमें दाग धब्बे छुड़ाने के लिए बहुत सारे रिएजेंट भी बनाने पड़ते हैं, तो हम इन छोटी छोटी बाउल्स के अंदर रिएजेंट बना सकते हैं और दाग भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रबिंग बोर्ड। स्क्रबिंग बोर्ड जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले के टाइम में लोग जैसे कि बैट का यूज़ करते थे, लकड़ी के बैट का या प्लास्टिक के बैट का, जिससे वो पीट करके कपड़ों को धोते थे। लेकिन इस पीटने की वजह से कपड़ों के जो रेशियो होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं और कपड़ा बहुत ही जल्दी पुराना होकर के फट जाता था, या फिर कपड़ों के जैसे बटन्स है वो टूट जाते थे। तो इसलिए स्क्रबिंग बोर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसके ऊपर आराम से कपड़ों को रगड़ा जा सकता है। रगड़ने से इनकी जो गंदगी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। लकड़ी के स्क्रबिंग बोर्ड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए इनका यूज़ करना चाहिए और इससे कपड़ों को नुकसान भी नहीं होता है।
नेक्स्ट है सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर जो होता है, जैसे हल्के कपड़ों को तो हम इजीली हाथों से आसानी से धो सकते हैं, लेकिन जो भारी कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं या खुरदरे कपड़े होते हैं, उन्हें धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उनके लिए सक्शन वॉशर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वस्त्र पर दबाव डाला जाता है बार बार, जिसकी वजह से उनमें जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेगची या तसला। जैसे कि बहुत ही गंदे कपड़े होते हैं, वाइट कलर का कपड़ा है जिस पे पीलापन चढ़ चुका है या वो बिल्कुल उजला नहीं निकल रहा है, तो ऐसे कपड़े जो सूती कपड़े होते हैं या जिनके ऊपर बहुत चिकनाई लग चुकी होती है, तो उनके लिए डेगची या तसले को भट्टी पर या गैस पर चढ़ा करके उसके अंदर गर्म पानी किया जाता है, उसमें डिटर्जेंट और डाल करके फिर उन कपड़ों को धोया जाता है गर्म पानी के अंदर। तो कपड़ों को जब उबाला जाता है तो उससे कि उसकी जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसके लिए इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है साबुनदानी। हम कपड़ों को साबुन से या सर्फ से धोते हैं, तो सर्फ को तो हम डिब्बे में भर के रख सकते हैं, लेकिन जो साबुन होता है उसे साबुनदानी के अंदर रखा जाता है। ये साबुनदानी हमेशा नीचे से छेद वाली होनी चाहिए, ताकि क्या है कि साबुन के ऊपर जो भी पानी रहता है वो बूंद बूंद करके नीचे निकल जाए और साबुन वापस से ड्राई हो जाए। अन्यथा साबुन जो होगी, अगर उसमें पानी रह जाएगा तो पूरी साबुन गल जाती है। नेक्स्ट है ब्रश। ब्रश जो होता है, कई सारे ऐसे दाग धब्बे होते हैं ना जिन्हें हम हाथ से रगड़ करके नहीं छुड़ा सकते हैं, तो उनके लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ब्रश नायलॉन के, रबर, प्लास्टिक के, इन सब के होते हैं, और तो कुछ कठोर होते हैं, कुछ बहुत ही नरम होते हैं। नायलॉन के ब्रश होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं और उससे कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं, तो हमें नायलॉन के ब्रश का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कफ से, कॉलर है, साड़ी की फॉल्स है, ब्लाउज़ वगैरह होते हैं, इनकी स्लीव्स पर, यहाँ पर यूज़ किया जाता है इनको, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रगड़ना चाहिए कपड़ों को ब्रश से, अन्यथा जो कपड़े होते हैं इनके रोए निकल आते हैं। नेक्स्ट है चम्मच। जैसे कि स्टार्च है, नील है, या कोई भी डिटर्जेंट है, इन सभी, या कोई रिएजेंट है जो हमें दाग धब्बे निकालने के लिए यूज़ करना है, उसको घोलने के लिए चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लास्टिक या लकड़ी के जो चम्मच होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, ताकि कि उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। हमें लोहे के या स्टील के, पीतल, तांबे के यूज़ नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट है रिंगर। कपड़ों को जब हम खंगाल लेते हैं उसके बाद निचोड़ा हाथ से जाता है, तो छोटे कपड़ों को तो आसानी से हाथ से निचोड़ा जा सकता है, लेकिन जो भारी कपड़े होते हैं वो नहीं निचोड़ा जाता है, तो उसके लिए रिंगर जो होता है वो बेस्ट चीज़ होती है। रिंगर का यूज़ करके कपड़ों को आसानी से निचोड़ा जा सकता है, ताकि उनका सारा का सारा पानी अंदर से निकल जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आज के टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपकरण है, जो कि कपड़ों को धोने के, सुखाने के काम आता है। यह श्रम, शक्ति, समय तीनों को बचाता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो विमेंस है वो सभी वर्किंग होती है मोस्टली, जिसकी वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि घर की सारी देखभाल एक साथ कर सके, तो इसी के लिए वॉशिंग मशीन बहुत ही यूज़फुल साबित हुई है। जो वॉशिंग मशीन है ये थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है, विद्युत से चलने वाली होती है, इसलिए जब भी हमें वॉशिंग मशीन लेनी हो थोड़ा सोच समझ करके लेनी चाहिए। जो वॉशिंग मशीन्स होती है प्रकार की होती है, जैसे बेलनाकार वॉशिंग मशीन, एजिटेटर वॉशिंग मशीन और शून्य कपनुमा वॉशिंग मशीन। जो बेलनाकार वॉशिंग मशीन्स होती है ना, ये बेलन के आकार की होती है, अर्थात मतलब बहुत ही बड़े बड़े बेलन टाइप अंदर से खोखले होते हैं, इस टाइप से बेलनाकार होती है। ये मतलब बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर ही इनका यूज़ किया जाता है, घरों में इनका यूज़ नहीं किया जाता। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक टब लगा हुआ होता है जिस पे छेद रहते हैं, इसी टब के अंदर साबुन का घोल रहता है और उसमें कपड़े भी डूबे हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सिलेंडर घूमते जाते हैं, और तो एक बार तो ये क्लॉकवाइज घूमते, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते, जिससे कि कपड़ों के ऊपर जो लगा हुआ मेल होता है वो छूट करके साबुन के घोल के अंदर मिल जाता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है एजिटेटर नुमा वॉशिंग मशीन। इसमें बहुत सारी जो ये वॉशिंग मशीन होती है सिलेंड्रिकल तल होता है इसका, ठीक है। इसमें एक प्लेट लगी रहती है जिस पे ये कसा हुआ रहता है। इसमें बहुत सारी ब्लेड होती है जिसे पंखदार चक्का या एजिटेटर कहते हैं। एजिटेटर ये बार बार घूमता है, घूमने की वजह से जो कपड़ों की गंदगी होती है ना वो साबुन के साथ में मिल जाती है और कपड़ों से बाहर निकल जाती है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है शून्याकार कपनुमा वॉशिंग मशीन, जिसे कि वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम सक्शन वॉशिंग के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी सिद्धांत पर ये भी आधारित होती है। यह मशीन भी बेलनाकार होती है और इसमें भी एक छड़ लगी होती है। इसी छड़ से 3-4 कप लगे हुए होते हैं,
छड़ की ऊंचाई प्रयोगकर्ता के सुविधा के अनुसार तथा वस्त्रों की मात्रा के अनुसार ऊपर नीचे करके इनको व्यवस्थित कर लिया जाता है। अब जैसे मशीन चलाने पर ये छड़ घूमने लगती है, इससे कप भी घूमते हैं और कप घूम करके ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि साबुन के गोल के अंदर, साबुन के गोल के ऊपर ये दबाव डालते हैं, कपड़ों के ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे कि जो गंदगी होती है, कपड़ों की मैल, वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये तो थे सारे के सारे वॉशिंग से रिलेटेड उपकरण थे। अब हम बात करेंगे वस्त्र को सुखाने से संबंधित उपकरण। जब हम कपड़ों को धो देते हैं तो उसके बाद इनको सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम गीले के गीले कपड़ों को रख देंगे तो उनके अंदर एक बदबू आ जाती है, ठीक है। और अगर हम बिल्कुल छाँव में या ऐसे में भी अगर कपड़ों को सुखाएं तब भी वो या मतलब खुली हवा के अंदर नहीं सुखाएंगे कपड़ों को, तब भी उनमें बदबू आ जाती है। इसलिए कपड़ों को धूप दिखाना या हल्की सूखे स्थान पर सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी हमें बहुत से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला है अलगनी, जिसे क्लॉथ लाइन कहते हैं, कपड़े सुखाने की डोरी होती है। आजकल देखते कई सारे लोग अपने घर के पीछे की तरफ या छत के ऊपर बहुत सारी अलगनी बांध करके रखते हैं, जिसके ऊपर वो कपड़ों को सुखा देते हैं। तो जब भी हम कपड़ों को सुखाते हैं, देखो इसमें कई लोग लोहे के तार भी लगाते हैं, कई लोग नायलॉन की जो रस्सियाँ होती हैं वो भी लगाते हैं, प्लास्टिक की रस्सियाँ भी लगाते हैं, तो कोई कपड़े की रस्सियाँ भी लगाते हैं। तो अगर हम लोहे वाले तार का उपयोग करते हैं तो कई बार देखते हैं कि उसके ऊपर जंग आ जाता है, तो पहले उसे साफ़ करना चाहिए और उसके बाद उस पर कपड़े सुखाने चाहिए। इनको देखना चाहिए कि हमेशा ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पे थोड़ी धूप भी आती है और छाँव भी आती है, ताकि जिससे कि कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट धूप भी ना पड़े और उनका रंग भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट है रैक। जिन लोगों के घर के अंदर मतलब थोड़ा सा कम स्पेस होता है कि जहाँ पे वो लोग डोरियाँ नहीं बांध सकते, तो वो लोग रैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रैक का यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है कि सपोज़ अगर अचानक से बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो हम उसे मूव करके दूसरी जगह पे ला करके रख सकते हैं, ताकि वो उनके ऊपर डायरेक्ट धूप भी ना पड़े और अचानक बारिश आने पर हमें एक एक कपड़ा इकट्ठा ना करना पड़े, हम रैक को ही लेकर के घर के अंदर रख सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद आते हैं हैंगर्स। हैंगर जो होते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे कि शर्ट्स है, पैंट है, फ्रॉक, सलवार, इनको अगर हैंगर के ऊपर लटका करके सुखा दो तो इनकी आकृति नहीं बिगड़ती है, इसलिए हैंगर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिप्स का। जब भी हम चाहे हम हैंगर पे कपड़ा लगाएं, चाहे हम डोरी के ऊपर कपड़ा लगाएं, तो कई बार तेज़ हवा चलने की वजह से ये कपड़े क्या होते हैं, गिर जाते हैं नीचे और ये गंदे हो जाएंगे। तो अगर हम इन पे क्लिप लगा दें तो ये बार बार कपड़े नीचे गिरेंगे नहीं और उससे गंदे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्लैट स्पेस। जैसे कि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे ऊनी कपड़े होते हैं, लेस वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, या निटेड कपड़े होते हैं। तो अगर उनको लटका करके सुखाने से क्या होती है, उनकी आकृति ख़राब हो जाती है। तो अगर उनकी हमें आकृति ख़राब नहीं करनी है, कई बार उनमें जोल सा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको फ्लैट सरफेस के ऊपर उनको सुखाते हैं, ताकि कि उनकी आकृति भी नहीं बिगड़ती और जैसा कपड़ा होता है उसी प्रकार का वो रहता है। तो उसे नीचे ज़मीन पर फैला करके सुखा दिया जाता है। ये तो थे कपड़ों को सुखाने से संबंधित। अब बात करेंगे हम कपड़ों पर इस्त्री करने और उनको फिनिशिंग करने से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में। देखिए, जब हम कपड़ों को धो दिया, धोने के बाद सुखा दिया, सुखाने के बाद जब हम उनको स्टोर करेंगे, उसके पहले भी हमें इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने या फिनिशिंग देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो सूती कपड़े होते हैं, उन पर बहुत सल आ जाते हैं। लिनन के कपड़े होते हैं, जैसे उनको भी आप बिना इस्त्री किए नहीं पहन सकते हो, ठीक है। तो इन कपड़ों को अगर इस्त्री कर दिया जाता है, इनकी सारी सलवटें निकल जाती है और कपड़ा बिल्कुल ही अरेंज हो जाता है। इसके बाद में कपड़े के अंदर एक नई चमक, ताजगी आ जाती है, जो पहनने में बहुत ही आकर्षक और अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन के बारे में, प्रेस के बारे में। वस्त्र पर जैसे सलवटें आ जाती है ना, उसे हटाने के लिए हम इस्त्री का यूज़ करते हैं। तो देखो, इस्त्री जो होती है बहुत तरीके की आती है। जैसे कि पहले वो कोयला जला करके फिर उसको गर्म करते थे, फिर उसको कपड़ों के ऊपर फेरा जाता था, तो उससे हो जाते थे। कई लोग क्या करते हैं, इसको सीधे जो प्रेस होती है लोहे वाली, उसको सीधा कोयले की आंच पर या गैस पर रख करके उसको गर्म कर देते हैं और उससे भी प्रेस कर देते हैं। अब आजकल सारे इलेक्ट्रिकल प्रेस आने लग गई है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेसेस जो होती है वो ज़्यादा ठीक रहती है। उसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसे ही हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, जैसे हमें कॉटन के कपड़े पे प्रेस करनी तो हम उसको कॉटन पे रखेंगे, अगर हमें सिल्क पे प्रेस करनी तो हम उसको सिल्क पे उसको घुमा करके रखेंगे। तो इस प्रकार से जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कपड़े के लिए, उतना ही टेम्परेचर वो देती है और उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है। तो ये स्वचालित जो प्रेस होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनके ऊपर क्रोमियम की प्लेट बनी हुई होती है, इसका तल चिकना और चमकदार होता है और इस पर कभी भी जंग भी नहीं लगता है, तो ये बहुत ही आसानी से कपड़ों के ऊपर प्रेस कर देती है।
जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, तो हमें हमेशा कपड़ों को हल्का सा नम रखना चाहिए। नम रखने से उनकी जो सलवटें होती हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसलिए कई लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं ना, तो कपड़े एकदम पूरे तरीके से नहीं सूखते, हल्की सी नमी वाले कपड़े होते हैं तभी उनको उतार करके ले आते हैं और हाथों हाथ उनको प्रेस कर देते हैं, ताकि उनकी नमी भी सारी निकल जाती है और हमें उन कपड़ों को एक बार वापस मॉइस्चर देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके बाद बात करेंगे हम कि हम जब इस्त्री करते हैं तो उसके लिए एक आयरनिंग बोर्ड की भी ज़रूरत होती है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, जो कि चौरस, लंबा और थोड़ा सा सकड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमें स्लीव्स पे प्रेस करें तो उसके लिए थोड़ी सी अलग जगह भी होती है उसके अंदर, और ये जो होता है काफ़ी कम जगह भी घेरता है। इसको हम फोल्ड करके वापस अंदर अरेंज भी कर सकते हैं, किसी जगह पे रख सकते हैं, और जब आवश्यकता पड़े तब इसे खोल करके इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर थोड़ी सी गद्दीदार सी गद्दी लगी हुई होती है, जिसमें के ऊपर फलालेन लगा हुआ रहता है, ठीक है, और एक तरफ एस्बेस्टस का टुकड़ा लगा रहता है। तो इस पर घर में इस्त्री रखेंगे ना, तो उससे क्या वो जगह जलती नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आयरनिंग बोर्ड की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा मग, पानी और तौलिए की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हम कपड़ों को इस्त्री करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ रहता है और उस पर बहुत सलवटें, तो थोड़ा सा पानी छिड़क देने से क्या होता है कि कपड़े थोड़े से नमी आ जाती कपड़ों में, और उन पर प्रेस करने से उनकी सलवटें बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्ट प्रेस नहीं कर पाते, तो हम उसके ऊपर तौलिया या पतला एक कपड़ा रख करके कॉटन का, फिर उसके ऊपर हम प्रेस घुमाते, ताकि डायरेक्ट कपड़ा प्रेस के कांटेक्ट में ना आए और वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर एक घुमावदार प्रेस या फ्लैट आयरन मशीन, जो हाथ से चलाई जाने वाली इस्त्री होती है ना, इसके अलावा ये वाली भी यूज़ की जाती है, ठीक है। इसको कमर्शियल स्केल पर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 रोलर्स होते हैं। रोलर जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर वाले रोलर होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गर्म किया जाता है और इनके बीच में से कपड़े को निकालते हैं। तो इनके बीच से जब कपड़ा निकलता है तो वो बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर समान रूप से प्रेशर पड़ता है, तो जैसे कि कपड़ा बिल्कुल एक तरीके से प्रेस होकर के बाहर निकल जाता है। ये उपकरण बहुत ही महंगे होते हैं और इसीलिए इनको यूजुअली कमर्शियल लेवल पर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कपड़ा भी बहुत ज़्यादा प्रेस करना होता है, इसलिए। अब ये थे सारे प्रेस करने से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे स्टोरेज के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कपड़ों को धो देंगे, सुखा देंगे, आयरनिंग करके फिनिश कर देंगे, तो उसके बाद हमें इनको स्टोर करना होता है। अगर हम इतना सब कुछ मेहनत के बाद अगर कपड़े को यहीं कहीं पे भी रख देंगे ना, तो कपड़े के ऊपर फिर से मिट्टी, धूल, गंदगी लग सकती है, दाग धब्बे लग सकते हैं, या फिर से उन पर सलवटें पड़ सकती है। तो हमने जो पूरे टाइम उस पर मेहनत करी वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें कपड़ों को सारा काम होने के बाद में अच्छे से उनको स्टोर करना होता है। तो देखिए, इसके लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए होते हैं। जैसे पहला, बास्केट प्लास्टिक या लकड़ी की हो सकती है, ठीक है। कोशिश करें कि हमें चौकोर बास्केट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कपड़े की जो आकृति होती है उसके हिसाब से हम उनको आसानी से उसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलमारी जो होती है वो कपड़ों को रखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होती है। इसमें बहुत सारी शेल्फ्स होती है, ठीक है। इन शेल्फ में क्या करें कि कपड़ों को अगर आप जमा करके रखोगे और ढक्कन, इसका जो गेट बंद कर देते, तो उससे ना तो धूल मिट्टी या किसी भी प्रकार का कोई गंदगी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इन अलमारी के अंदर हैंगर्स की भी फैसिलिटी होती है, जिसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लटका करके रखना चाहते हैं, तो उनको हैंगर्स के ऊपर लटका करके उसमें रख सकते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम तह करके ही रखना होता है, तो वहाँ पर भी रखा जा सकता है। अब देखिए, अलमारी जो होती है, इसके अंदर जब हम कपड़ों को स्टोर करते हैं, तो अगर हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो हम इनमें नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह रख सकते हैं, और बाकी अगर हम चाहें तो कोई भी खुशबूदार पदार्थ रख सकते हैं, जिससे कि उसमें नमी भी ना रहे और कपड़ों के अंदर खुशबू भी बनी हुई रहती है। इसके बाद है धुलाई संबंधी रखने के पात्र। देखिए, लॉन्ड्री मटेरियल्स रखने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे कि साबुन है, सर्फ है, डिटर्जेंट है, कोई पेट्रोल है, तारपीन का तेल है, बेंजीन है, बोरेक्स पाउडर वगैरह, ये सब चीज़ें रखने के लिए भी हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंटेनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम खुला नहीं रख सकते, क्योंकि खुला रखेंगे तो इनमें भी नमी प्रवेश कर जाएगी और ये चीज़ें ख़राब हो जाएगी, और कई बार इस तरीके से ये चीज़ें गिर करके वेस्ट भी हो जाती है। इसलिए हमें इनको प्रॉपर्ली कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए। देखिए, हमने धुलाई से संबंधित जो उपकरण थे उनके बारे में स्टडी किया। जैसे कि धुलाई से संबंधित थे, उसमें सुखाने से संबंधित, इस्त्री करने और उनको संचयन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में सारी बात कर ली है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।